हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 19 और 20 का सॉल्यूशन देंगे। यहां हम आपको यह भी बताएंगे कि रीऑर्डरिंग का सही मेथड क्या है। हर सेंटेंस की रीऑर्डरिंग करने के साथ साथ हम उसका हिंदी सेंस भी बताएंगे और हम आपको हर वो पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिले। इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि कभी भी आप ये जो टॉपिक है रीऑर्डरिंग वाला, इसको ना भूलें और इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं रीऑर्डरिंग वाली, तो इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि रीऑर्डरिंग करने के बाद जो सेंटेंस आपका क्रिएट हुआ है, आप उसका हिंदी सेंस जरूर समझें। उसी से आपको यह पता लगेगा कि जो सेंटेंस हमने क्रिएट किया है वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का राइट या रॉन्ग होना दो चीजों पर डिपेंड करता है, सेंस और स्ट्रक्चर। अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर राइट है और अगर आपके सेंटेंस का सेंस भी राइट है तो आपका सेंटेंस 100% राइट है। लेकिन जब तक आप ये दोनों चीजें चेक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट ये कि जहां आपको सब्जेक्ट दे रखे हों और प्रेडिकेट को रीऑर्डर करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने सब्जेक्ट का सबसे पहले चेक करना है नंबर। तो आपको चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये चैप्टर नहीं किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में एक बार देखें और उस चैप्टर को करें, तो वो हमारी बात और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात ये चल रही थी कि आपको अपने सब्जेक्ट का नंबर टेस्ट करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। अब जैसे अब्राहम लिंकन, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? क्योंकि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी आपके प्रेडिकेट में? सिंगुलर। ओके। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके प्रेडिकेट में वर्ब भी क्या लेनी होगी? प्लूरल। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये चीज यहां ध्यान देनी है। तो जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। तो पहला स्टेप सब्जेक्ट से लेते हैं हम। तो अब्राहम लिंकन, अब इसके साथ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें यहां सिंगुलर वर्ब देखनी होगी, वो है वॉज। अब हम आगे के वर्ड सेट करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका हिंदी सेंस क्या हुआ? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और ये सेंस से पता लग रहा है कि हमारा सेंटेंस राइट है और स्ट्रक्चर भी हमारा राइट है, तो हमारा ये सेंटेंस राइट है, हम ये आंसर लिख सकते हैं। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 सेंटेंस, उत्तर प्रदेश सब्जेक्ट है। यहां पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो यहां पर हमें वर्ब देखना पड़ेगा प्रेडिकेट में। सिंगुलर क्या है यहां? हैज। अब हैज के साथ हमें मेन वर्ब लेना पड़ेगा, तो क्या दे रखा है? गिवन। उत्तर प्रदेश हैज गिवन मैनी प्राइम मिनिस्टर्स टू द कंट्री। इसका हिंदी सेंस क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। मैनी प्राइम मिनिस्टर, कई प्रधानमंत्री दिए हैं। राइट। तो ये हमारा हिंदी सेंस है। तो ये हमारा सेंटेंस राइट है क्योंकि हमने इसमें स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया है और हमारा सेंस हमें बता रहा है कि सेंटेंस परफेक्ट है। ऐसे ही आपको हर एक सेंटेंस का हिंदी सेंस लेना है। अगर हिंदी सेंटेंस आपको संतुष्ट करता है, आपको लगता है कि वो राइट है, क्योंकि हिंदी में आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो बोला जा रहा है उसका कोई मतलब भी है या नहीं, तो हम उस सेंटेंस को फिर चेक करके लिख सकते हैं। अगर राइट है तो हमारा वो आंसर परफेक्ट है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस है पोएट्स यानी कि कवि। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब क्या लेनी होगी? प्लूरल। पोएट्स आर एडमायरर्स यानी प्रशंसक ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य। कवि जो होते हैं सौंदर्य के क्या होते हैं? प्रशंसक। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने सौंदर्य पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस के अंदर हैं। उन्होंने नेचर पर, नेचर के सौंदर्य यानी प्रकृति के सौंदर्य पर कई सारी कविताएं लिखी हैं। जैसे एक उनकी पोएम है डैफोडिल्स, जिसमें उन्होंने डैफोडिल जो फ्लावर है उसके सौंदर्य पर पूरी कविता लिखी है। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या है? पोएट्स आर एडमायरर्स ऑफ ब्यूटी। कवि सौंदर्य के क्या होते हैं? प्रशंसक। ओके। नंबर 4 पैट्रियट्स। पैट्रियट्स मींस देशभक्त।
डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक वर्ड का हिंदी सेंस भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उस वर्ड का सेंस नहीं पता तो भी आपको रीऑर्डरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब्जेक्ट का नंबर चेक करना है और आपकी रीऑर्डरिंग में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये देखना है कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसका हिंदी सेंस आपको नहीं पता। फिर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट में क्या चेक करना है कि जो सेंटेंस हमारा बना है उसका हिंदी सेंस क्या है। अगर हिंदी सेंस आपको सेटिस्फाई करता है, वो राइट है, तो आपका आंसर राइट है। तो पैट्रियट्स लिव एंड डाई फॉर देयर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। हिंदी सेंस क्या हुआ कि जो देशभक्त होते हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं और मरते हैं। राइट। नंबर 5, अ बैड मैन quarrels with his tools। टूल्स मतलब औजार, क्वेरल मीन्स झगड़ना। ये एक कहावत है जिसका यहां पे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है और ये कहावत हिंदी में भी है, काफी फनी है और काफी पॉपुलर है। तो कौन सी है वो कहावत? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपने सुना होगा कभी ना कभी। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब नाचना आता नहीं है और क्या कह रहे हैं महाराज कि भाई आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए हम नाच नहीं पा रहे हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी कमी को छुपाने के लिए सामने किसी चीज में कमी पैदा कर देता है, बताता है कि इसमें ये कमी है, दरअसल कमी उसके अंदर होती है, तो हम वहां पे क्या कहावत बोलते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अ बैड मैन quarrels with his tools। राइट। तो कभी कभी रीऑर्डरिंग में आपके सामने इंग्लिश की क्या आ सकती है? प्रोवर्ब्स, यानी मुहावरे और कहावतें भी आ सकती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली बैड बॉयज डिसोबे देयर पेरेंट्स। डिसोबे मीन्स आज्ञा ना मानना। पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं, मदर और फादर, यानी माता पिता दोनों ही किस में आ जाते हैं? पेरेंट्स में। तो इसका हिंदी सेंस क्या हुआ? केवल बुरे लड़के जो होते हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। मतलब जो हार्ड वर्क यानी परिश्रम है, नेवर मीन्स कभी भी, वेस्ट यानी बर्बाद, गोज यहां मतलब होना से है। अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस हो सकते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन यहां पे है कुछ अलग सेंस, वो मीन्स होना। यानी कि जो हार्ड वर्क है वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है, वो कभी ना कभी हमें परिणाम जरूर देता है। तो यहां पे आपको एक नई बात क्या पता लगी कि जिस वर्ड को आप पढ़ रहे हो उसके एक से ज्यादा मतलब होते हैं और सेंटेंस में वो अलग अलग मतलब देता है, अलग अलग सेंस देता है। तो इसका सिंपल सा हिंदी सेंस क्या हुआ? हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यानी जो कठोर परिश्रम है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है या बेकार नहीं होता है, हमें कभी ना कभी उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां। शाहजहां सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखना है हमें इसके साथ वर्ब क्या आना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब दे रखा होगा प्रेडिकेट में। तो देखिए वर्ब है लव्ड। तो शाहजहां लव्ड हिज बेगम मुमताज वेरी मच। यहां पे वेरी मच देखिए इधर दे रखा है। तो शाहजहां लव्ड हिज बेगम मुमताज वेरी मच, इसका मतलब क्या हुआ? शाहजहां अपनी बेगम मुमताज को बहुत प्यार करता था। ओके। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, वो है राजू। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब देखिए इसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या वर्ब लेना है अपने प्रेडिकेट में से, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम इसमें कोई और सब्जेक्ट ऐड करें। तो जब हम सेंटेंस पर गौर करते हैं तो हमने देखा कि कोई ऐसा अदर सब्जेक्ट नहीं दे रखा जो इसके साथ ऐड किया जाए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा। तो हमें प्रेडिकेट में अब क्या करना है? अब हमें वर्ब की तलाश करनी है कि वर्ब क्या हो सकता है। तो राजू, अब देखिए वर्ब है यहां पे हैड। हैड मोस्टली आप हेल्पिंग वर्ब में पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी ये किस में यूज हो सकता है? मेन वर्ब में। तो इसका सेंटेंस क्या रहेगा? राजू हैड ए लेटर फ्रॉम हिज ब्रदर यस्टरडे। राजू को अपने भाई से कल एक पत्र मिला। अब हम सेंटेंस नंबर 10 पे आ गए। अब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही। अब देखिए यहां पर वर्ब देखना है हमें प्रेडिकेट में। वर्ब क्या दे रखा है? ब्रोक। तो क्या बनेगा? ही ब्रोक द लॉक विद अ हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा।
इसका हिंदी सेंस क्या हुआ? उसने हथौड़े से एक ताले को तोड़ दिया। कई बार क्या होता है, हमारी की खो जाती है, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है लॉक को तोड़ने की। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा ही सीन बयां कर रहा है। क्या दिया जा रहा है कि उसने हथौड़े से ताले को तोड़ दिया। राइट? तो हर एक सेंटेंस का सेंस आपको निकालना है। उसके लिए बहुत जरूरी क्या है, आपकी वर्ड पावर अच्छी हो। जितना ज्यादा वोकेबुलरी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको हैमर का मीनिंग पता नहीं होता, तो हो सकता है आप इसकी रीऑर्डरिंग नहीं कर पाते सही से, या हो सकता है कि कोई तुक्का लगा भी देते तो आप हिंदी सेंस नहीं निकाल पाते। तो हर एक वर्ड का सेंस क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट यानी 20 को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक्सरसाइज 20 में आपको क्या दे रखा है, क्या आपको करना है, जरा इसको समझते हैं। देखिए कैप्शन दे रखा है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेकिन वो क्या है, रीऑर्डर्ड नहीं है, डिस्टर्ब तरीके से दिए हुए हैं। सब्जेक्ट कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं, वर्ब कहीं। आपको क्या करना है, उनको रीऑर्डर करना है। एक तरीके से ये क्या है, जंबल वर्ड। इनको हम जंबल वर्ड भी कहते हैं, यानी सेंटेंस में आने वाले सारे वर्ड्स आपके सामने होते हैं लेकिन उनका क्रम सही नहीं होता। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जंबल्ड वर्ड्स। अब ये जंबल वर्ड्स को हमें सेट करना है और अपना सेंटेंस क्रिएट करना है। बस इतना सा है जो ये करने को बोल रहे हैं आपसे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे सब्जेक्ट हो सकता है आई। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बारे में सोचना है, तो वर्ब हो सकता है यहां पे फील। आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब ग्रेटफुल मीन्स क्या है, कृतज्ञ। मैं आपके प्रति काफी कृतज्ञता महसूस करता हूं। जैसे जब कभी कोई आपकी हेल्प करता है तो आप क्या फील करते हैं, ग्रेटफुल। आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू मतलब मैं आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम यहां पर वर्टिकली करेंगे। जो लेफ्ट साइड में सेंटेंस दे रखी है उनको हम सेकंड चांस में करेंगे। तो आप सेंटेंसेस को ऐसे करें, इससे क्या है, बार बार हमें बुक को लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर हमें जंबल वर्ड जो दे रखे हैं वो क्या है, हिज ब्रेड बैगिंग अर्न्स ही बाय। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट है ही, तो हमारा सेंटेंस ही से स्टार्ट होगा, फिर वर्ब लेना है अर्न्स। ही अर्न्स हिज ब्रेड बाय बैगिंग। बैगिंग मतलब भीख मांगना। इसका सेंस ये हुआ कि वो अपनी आजीविका भीख मांगकर कमाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ नहीं करते और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इसी तरह का है कि ही अर्न्स हिज ब्रेड बाय बैगिंग, यानी वो अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं। यहाँ पे ब्रेड मतलब रोटी है, लेकिन थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखें तो यहाँ पे सेंस आ रहा है ब्रेड का भोजन से। वो अपने भोजन को कैसे अरेंज करता है, कैसे कमाता है, बैगिंग से। वो भीख मांगकर अपना भोजन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। इसके साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब इज। राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बहुत होशियार लड़का है। सेंटेंस का हिंदी सेंस राइट है, तो हमारा ये सेंटेंस भी क्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग धूम्रपान, इंजूरियस हानिकारक। जो धूम्रपान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये हमारा राइट सेंटेंस है, क्योंकि सेंस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमें, 100% राइट है, तो सेंटेंस भी हमारा राइट है। नंबर 9 देखिए, वन हार्ड वर्क इन शुड टू सक्सीड लाइफ। ये जंबल वर्ड्स दे रखे हैं। अब हमें इसको रीऑर्डर करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यहां पे वन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है। वन शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, यानी इंसान को परिश्रम करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। जब कभी आपके सेंटेंस में वन आता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे वन आता है, तो डियर स्टूडेंट वन का मतलब होता है इंसान, आदमी। यहां पे किसी पार्टिकुलर की बात नहीं की जा रही है, पूरी इंसानियत के लिए बात की जा रही है। यानी इंसान जो है उसको परिश्रम करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। तो जब हम पूरी मानवता के लिए कोई बात कर रहे होते हैं, पूरे मैनकाइंड के लिए बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम सब्जेक्ट कई बार क्या लेते हैं, वन। यहां पे वन का मतलब एक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, देयर पेरेंट्स चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्ट। अब ये जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, अब हमें रीऑर्डरिंग करनी है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमें
अगर जब विचार करेंगे हम सेंस पर तो हमें लगेगा, हम पाएंगे कि सब्जेक्ट हो सकता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट, लेकिन अब ये दा इसको भी अरेंज करना है तो हमें दा को पहले लेना पड़ेगा चिल्ड्रन से। द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब हमें चेक करना है कि हमारा सेंटेंस राइट है या रॉन्ग, तो हमें क्या करना है, हिंदी सेंस निकालना है। हिंदी सेंस क्या निकल रहा है इसका, द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो जो हिंदी वाक्य बन रहा है इससे, वो भी हमें संतुष्ट कर रहा है कि ये सही है, तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस भी क्या है, राइट। अब हम देखिए राइट साइड की एक्सरसाइज पर आते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस है द शॉर्ट माइटियर देन पेन इज द। हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, सॉरी, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कैसा ग्रुप है, जंबल वर्ड्स का। अब हमें इसे रीऑर्डर करना है तब ये सेंटेंस बनेगा। तो यहां भी एक बहुत ही पॉपुलर कहावत दी गई है, तो क्या है, द पेन, तो यहां पे द दे रखा, द पेन इज माइटियर देन द शॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ड मीन्स तलवार, माइटियर मीन्स शक्तिशाली, द पेन इज माइटियर देन द शॉर्ड। इसका हिंदी सेंस हुआ कि जो पेन है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, किससे, तलवार से। पेन की जो ताकत होती है तलवार से ज्यादा होती है, ये इसका हिंदी सेंस है। क्योंकि तलवार के बल पर आप अपने सामने एक या दो व्यक्ति को झुका सकते हो, लेकिन आपकी कलम की ताकत, मान लीजिए आपने कोई ऐसा नोवेल लिखा जिसके पढ़ के लोगों के विचार बदल गए, लाखों लोग बदल गए, उनको किसी बुराई का एहसास हुआ और उन्होंने उसे छोड़ने का संकल्प लिया, तो क्या हुआ, एक कलम की ताकत ने, एक लेखक ने इतने सारे लोगों को चेंज कर दिया, लाखों लोगों को। लेकिन एक तलवारबाज क्या लाखों लोगों को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बार में एक व्यक्ति को तलवार से झुका सकता है, दो को झुका सकता है, लाखों लोगों को एक साथ नहीं बदल सकता। तो यहां यह कहा जाता है कि जो पेन है उसकी ताकत तलवार से ज्यादा है। यह भी क्या है, एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, डे ब्रेक रेनिंग सिंस इट हैज बीन। ये जंबल वर्ड्स दे रखे हैं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस डे ब्रेक। डे ब्रेक मतलब सूर्योदय, दिन निकलने को डे ब्रेक भी कहा जाता है। मॉर्निंग के लिए डे ब्रेक वर्ड का यूज भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है। मौसम संबंधी जो वाक्य होते हैं या टेम्परेचर की बात करने के लिए जो हम सेंटेंस लेते हैं, वहां पे हम सब्जेक्ट क्या लेते हैं, अक्सर इट। ये पॉइंट भी ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि इट का यूज वेदर यानी मौसम और टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में जो सेंटेंस हम बताते हैं कि इतना टेम्परेचर है और ऐसा मौसम है, तो वहां हमें सब्जेक्ट इट का यूज करना होता है। नंबर 6 देखिए, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्टिज। ये सेंटेंस पहले भी कई बार आ चुका है, तो ये आपको आसानी से पता होगा। एक बार फिर से बताते हैं, इसकी रीऑर्डरिंग कैसे होगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट देखिए, अमन अ बुक हिज गेव टू सिस्टर। अब ये जंबल वर्ड्स को रीऑर्डर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अमन। उसके बाद वर्ब गेव ए बुक टू हिज सिस्टर। अमन ने अपनी बहन को एक किताब दी। ये इसका हिंदी सेंस हुआ, और हिंदी सेंस राइट है तो हमारा सेंटेंस भी राइट है। नंबर नेक्स्ट, ब्रदर अ बॉय नोटोरियस इज योर। अब यहां जंबल वर्ड्स में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, योर। योर ब्रदर इज ए नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात। एक तो होता है फेमस और एक होता है नोटोरियस। फेमस मतलब जो अच्छी वजह से चर्चित हो, कोई अच्छा काम किया है इस वजह से लोग उसे जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फेमस। नरेंद्र मोदी क्या है, फेमस। और नोटोरियस मतलब जो बुरे कारणों से चर्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी टेररिस्ट का नाम ले सकते हैं जैसे अबू सलेम, या हम ऐसे पॉलिटिकल लीडर का नाम ले सकते हैं जो ज्यादातर उल्टी सीधी बातें देश के खिलाफ बोलता है, जैसे राहुल गांधी। तो हम क्या कह सकते हैं, राहुल गांधी इज नोटोरियस। जानते लोग राहुल गांधी को भी हैं, लेकिन किन कारणों से, गलत कारणों से, तो वो क्या हो गया, नोटोरियस। और लोग नरेंद्र मोदी जी को भी जानते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, फेमस। तो फेमस का अपोजिट क्या है, नोटोरियस। तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, योर ब्रदर इज ए नोटोरियस बॉय। तुम्हारा भाई एक कुख्यात लड़का है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 12, बॉय माई ब्रदर इज आईज ब्लू विद द। अब ये जो जंबल वर्ड्स हैं, अब इनको रीऑर्डर करके सेंटेंस क्रिएट करना है। तो क्या होगा, द बॉय
विद ब्लू आईज, यानी जो नीली आंखों वाला लड़का है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। नीली आंखों वाला लड़का मेरा भाई है। तो ये हमारा हिंदी सेंस हुआ। इसी तरीके से जब कभी आप रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, जैसे हम हर सेंटेंस के साथ आपको हिंदी सेंस बता रहे हैं, आपको भी हिंदी सेंस जरूर जज करना है कि क्या हो सकता है, और तब ही आपको फाइनली उस आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी रीऑर्डरिंग वाले केसेस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी मिस्टेक आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या इसमें अभी चेंज करने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, आई सॉ ओवर फ्लाइंग एन द हिल एरोप्लेन। अब इसको जब हम रीऑर्डरिंग करेंगे, आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल, मैंने हिल के ऊपर से उड़ते हुए एक एरोप्लेन देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, तो इन जंबल वर्ड से क्या सेंटेंस बनेगा, देयर इज नो स्मोक, सॉरी देयर इज नो, यस यस इट इज राइट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना स्मोक के कोई फायर नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके माइंड में आ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, आपको सेंस पर जूम करना चाहिए, सेंस निकालना चाहिए। जैसे अभी अभी मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक, फिर मैंने कहा इससे तो सेंस नहीं निकलेगा, तो फिर मैंने क्या किया, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं होता। जब तक कोई आग नहीं होगी धुआं कैसे हो सकता है, तो धुआं है तो आग भी होगी, यानी हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसका एक सेंस ये भी है, राइट। तो कहीं भी एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपको लगता है कि ये हो सकते हैं सेंटेंस में, मेरा सेंटेंस ये भी हो सकता है, तो आप सेंस पर ज्यादा ध्यान दें। कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस सेंटेंस को फाइनल आंसर बनाना है जो आपको सेंस के हिसाब से ज्यादा परफेक्ट लगता है कि ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है, द फेवर्स ब्रेव फॉर्च्यून। अब यहां पे फेवर्स मींस एक तरह से सपोर्ट करना, समर्थन करना, ब्रेव बहादुर, फॉर्च्यून मींस सौभाग्य या नसीब। तो यहां सेंटेंस का सेंस क्या होगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इसका सेंस यह है कि जो नसीब है वो भी किनका साथ देता है, बहादुरों का। तो ये भी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि नसीब भी कर्मयोगी लोगों का साथ देता है, यानी जो कुछ करते हैं उन्हीं के साथ नसीब होता है। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुर लोगों के साथ ही नसीब रहता है। जो लोग कुछ करते नहीं है वो ये सोचते रहे कि हमारा नसीब एक दिन हमें सक्सेस दिला देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर सेंटेंस का कोई ना कोई सेंस होता है, उसके पीछे कुछ फीलिंग होती है। अगर हम ऐसे समझने लगे हर सेंटेंस को तो हम कभी नहीं भूल सकते, और फिर हम ऐसे सेंटेंसेस को अपनी स्पीकिंग में या कंपोजिशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। और जहां हम केवल आंसर के पीछे पड़े हुए हैं, हमारा तो आंसर राइट आना चाहिए, भले ही हमें उस सेंटेंस का सेंस पता हो या ना हो। इसका नुकसान क्या है, आप उन सेंटेंसेस को कभी भी अपनी स्पीकिंग में या अपने कंपोजिशन में यूज नहीं कर पाएंगे, और आप भूलेंगे भी बहुत जल्दी उसे। अब नेक्स्ट देखिए, रीड्स ए ही डेली मैगजीन। अब इन जंबल वर्ड्स को रीऑर्डर करके क्या सेंटेंस बन सकता है, ही रीड्स ए डेली मैगजीन, वह एक डेली मैगजीन पढ़ता है। और दूसरा सेंस इसका यह बन सकता है, ही रीड्स ए मैगजीन डेली, वह एक मैगजीन रोज पढ़ता है। दोनों ही सेंटेंस राइट है। पहला क्या था, ही रीड्स ए डेली मैगजीन, वो एक दैनिक पत्रिका पढ़ता है, और दूसरा क्या बताया हमने, ही रीड्स ए मैगजीन डेली, वो रोज एक पत्रिका पढ़ता है। यहां ये दोनों सेंटेंस राइट है, हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ फॉर हिज नेचर इज लव फेमस ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े पोएट हैं इंग्लिश के, नेचर प्रकृति फेमस प्रसिद्ध। अब इसकी रीऑर्डरिंग करेंगे हम, क्या बनेगा सेंटेंस, वर्ड्सवर्थ, इसके बाद वर्ब लेना है एज, फेमस फॉर हिज लव ऑफ नेचर, यानी वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के लिए अपने प्रेम के चलते जाने जाते हैं या चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखिए, फीवर हैज बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। अब यहां पर ये जो जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या होगा, ही। अब इसके बाद वर्ब क्या होगा, हैज बीन सफरिंग,
ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, किससे पीड़ित है? बुखार से। फ्रॉम फीवर, कब से? सिंस लास्ट नाइट। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी वो पिछली रात से बुखार से पीड़ित है। नेक्स्ट देखिए, themselves help those help who got। अब ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है इंग्लिश की। अब देखते हैं वो कौन सी है, कैसे हम इसको फाइनल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहां पे? गॉड। गॉड हेल्प दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं। हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो क्या हिंदी सेंस आया? भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मतलब जो इंसान कर्म करता है भगवान उनके ही सहायक होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप बिल्कुल भी हार्डवर्क ना करें, आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें और सोचें भगवान जी की मैं पूजा करूंगा, मैं यूपी टॉप कर दूंगा। ये मुमकिन नहीं है। आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए, पूरी मेहनत करिए, तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 12 इसके हिसाब से। तो देखिए ये क्या है, जंबल वर्ड्स क्या है हमारे? मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वाज ही। अब यहां जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें जरूरत होगी सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखिए ही के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेना है वॉज। ही वॉज ऑन ए टूर, लेकिन अभी हमें आउट को भी सेट करना है। ही वॉज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम संडे टू मंडे। ही वॉज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम संडे टू मंडे, यानी वो संडे से मंडे तक कहां पर था? एक टूर पर था, टूर पर बाहर गया हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, चिल्ड्रन प्लेइंग आर शेड इन द ए ऑफ ट्री। तो ये जंबल वर्ड्स हैं। अब जब हम विचार करेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे तो हमें आइडिया भी होगा कि क्या हो सकता है सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट के लिए बेस्ट वर्ड है यहां पे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब इसके बाद वर्ब चाहिए और वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड, शेड मीन्स छाया, ऑफ ए ट्री। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। बच्चे जो हैं वो जो वृक्ष है उसकी छांव में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब राइट साइड में भी कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए यहां पर है फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। तो इसका रीऑर्डरिंग क्या होगी? ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, यानी वो उसने अपनी जो मिस्टेक है, भूल है, उसके लिए अफसोस, यानी कि एक तरह से अपनी गलती का बोध होना, उसे अपनी मिस्टेक के लिए अफसोस हुआ। ओके, फेल्ट मीन्स महसूस करना, मिस्टेक मीन्स गलती। उसने अपनी गलती के लिए सॉरी यानी अफसोस महसूस हुआ। ओके, तो हमें सेंटेंस के सेंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो क्या हो गया? उसे अपनी गलती के लिए अफसोस महसूस हुआ। नेक्स्ट देखिए, लाइफ नॉट बैड रोजेज ऑफ इज ए। ये जंबल वर्ड्स मिलकर के एक बहुत ही शानदार कोटेशन बनाते हैं। और ये कोट क्या है? ये कोट बहुत ही मोटिवेशनल कोट है और वो ये है, अब देखिए कोट का मतलब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पहनने वाले कोट की बात कर रहे हैं। यहां पे QUOTE, इसको भी कोट प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये कोट का मतलब होता है प्रसिद्ध उक्ति, कोई वाक्य। और वो जो कोट है जो आप सोच रहे थे वो होता है COAT, राइट, जो आप विंटर में पहनोगे, समर में नहीं। तो इसका देखिए सेंस क्या है? लाइफ, ये सब्जेक्ट है हमारा, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। यहां पे रोजेज का एक सेंस क्या निकाल सकते हैं? फूल। मैं बार बार आपको एक बात बताता रहा हूं कि जो वर्ड्स हैं उनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, और अलग अलग सेंटेंसेज में, अलग अलग वाक्यों में उनके अलग अलग सेंस अप्लाई होते हैं। तो हम ये भी सेंस निकाल सकते हैं कि जीवन जो है क्या नहीं है? गुलाब के फूलों की सेज नहीं है या फूलों की सेज नहीं है। मतलब फूलों की सेज का क्या मतलब हुआ? बहुत आसान काम। जीवन एक बहुत आसान काम नहीं है। जीवन के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आएंगे ही, आते ही हैं सभी की लाइफ में। तो हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सी मुश्किल आई और हम परेशान हो जाए।
तो ये चीज ध्यान रखें। और अच्छे टाइम में हम बिल्कुल भगवान को भूल जाएं तो हमें ध्यान रखना है, आज हम बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं, कल थोड़ा मुश्किल टाइम आ सकता है, और आज मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं तो ये भी एक दिन गुजर जाएगा। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इज द राउंड अर्थ। अब यहां पर हमें देखना है कि इन जंबल वर्ड्स में सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा अर्थ। इज द अर्थ राउंड, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने क्रिएट किया। तो क्या हुआ इसका सेंस, क्या पृथ्वी गोल है। अब देखिए एक और सेंटेंस बन सकता है, ये जो सेंटेंस था ये तो इंटरोगेटिव था, एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्रिएट हो सकता है। क्या, दी अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो क्या पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल है, दोनों ही सेंटेंस बन सकते हैं इन जंबल वर्ड्स से, और दोनों में से कोई सा भी आप लिखिए, दोनों ही आंसर राइट है। नंबर 8, जंबल वर्ड्स क्या दे रखे हैं आपको, फादर राइट्स माई ए लेटर मी टू। तो क्या होगा सब्जेक्ट, माई फादर राइट्स, अब ऑब्जेक्ट लेना, ए लेटर प्रीपोजिशन टू मी, माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक पत्र लिखते हैं। ओके, आई होप जिस तरीके से हम आपके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगी, और इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे जब आप रीऑर्डरिंग करेंगे। बिना सेंटेंस का सेंस निकाले आपको आगे नहीं बढ़ना है। सेंटेंस का सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पता लगाने के लिए कि आपने जो सेंटेंस क्रिएट किया है वो राइट है या रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ये वाली 2012 जिस पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए फर्स्ट सेट क्या है जंबल वर्ड्स का, माई टॉट स्विमिंग मी फादर, सब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर, वर्ब क्या होगा, टॉट, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेट क्या है, लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहां पर इस ग्रुप में जो जंबल वर्ड्स का ग्रुप है हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो क्या होगा, द ग्रीडी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझनी है, कभी कभी एडजेक्टिव से पहले द लगा के हम क्या बना लेते हैं, नाउन, कॉमन नाउन। तो ग्रीडी मीन्स होता है लालची, वैसे देखा जाए तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ हमने आर्टिकल लिया द, तो क्या हो गया, द ग्रीडी। तो देखिए द ग्रीडी का हिंदी मीनिंग क्या है, लालची लोग, लालची इंसान, द ग्रीडी मतलब। ओके, और ग्रीडी मीन्स लालची, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो हमारा सब्जेक्ट होगा द ग्रीडी, द ग्रीडी क्राइड। अब यहां पे देखिए हमें एक वर्ड और ऐड करना है द ग्रीडी के साथ, सेलर। ओके, क्योंकि दे रखा है, अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम बिना इसके भी काम चला सकते थे, लेकिन सेलर दे रखा है, वो हमें सेट करना पड़ेगा। द ग्रीडी सेलर क्राइड। अब यहां पे क्राइड के बाद हमें एक वर्ड दे रखा है, रिग्रेटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये तो वर्ब है। कभी कभी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो सकती हैं, क्योंकि कुछ वर्ब पार्टिसिपल का रोल प्ले करती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको द ग्रीडी सेलर के बाद क्राइड ही लेना है। द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस। रिग्रेट मतलब अफसोस करते हुए, दुख जताते हुए। तो सेंस क्या हुआ, द ग्रीडी सेलर, जो लालची सेलर था, विक्रेता था, वो रोया किस बात पर, अपने लॉस पर दुख मनाते हुए, यानी अपने लॉस जो उसे नुकसान हुआ था उसको अफसोस करते हुए वो लालची सेलर रोया। क्राइड मीन्स चिल्लाया, रोया, राइट। सेलर मीन्स विक्रेता, रिग्रेटिंग मीन्स अफसोस करना, लॉस मीन्स नुकसान। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो जंबल वर्ड्स है वो क्या है, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब यहां पे प्लीज आ रहा है तो सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव। तो देखिए प्लीज के बाद क्या लेना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंपेरेटिव में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो पहले हमें प्लीज लेना है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। ओके, तो देखिए जो नेक्स्ट सेट है हमारे सामने वो क्या है, आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। तो ये एक सेट है जंबल वर्ड्स का, और इस समय इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन जब हम इसको रीऑर्डरिंग करेंगे तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेंटेंस में, क्योंकि उस समय इसका कोई सेंस होगा, राइट। तो देखिए अब इसको रीऑर्डर करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आवर फ्रेंड डिसाइडेड
टू गो बाई बस इन द मॉर्निंग। हमारे मित्र ने सुबह बस से जाने का निश्चय किया। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। तो ये हमारे सेंटेंस का हिंदी सेंस हो गया। अब हम राइट साइड में कुछ जंबल वर्ड्स और दे रखे हैं, इनको भी चेंज करते हैं सेंटेंस में। पहला सेट है कैट अपॉन द जंप टेबल द। अब रीऑर्डरिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट द कैट, उसके बाद वर्ब जंप्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर उछली, यह हमारा हिंदी सेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस नेवर शैल यू फॉरगिव आई। सब्जेक्ट क्या हो सकता है इस सेट में? आई। वर्ब क्या होगा? शैल। आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेट क्या है जंबल वर्ड्स का? नॉट दिल्ली गॉन यस्टरडे ही हैड टू। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहां पे? इस ग्रुप में सब्जेक्ट हो सकता है ही हैड, और नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, राइट? वह कल दिल्ली नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल वी। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है इस ग्रुप में? वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे। हम हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं। तो ये जंबल वर्ड्स क्या सेंटेंस दे रहे हैं कि हम हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं। वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे। नंबर 2 देखिए, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। अब ये जो जंबल वर्ड्स हैं इनमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें जब हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे सब्जेक्ट के लिए सूटेबल है वी शुड। हमने शुड क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब ही लेना है और इसमें और कोई वर्ब है नहीं। वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। हमें सफलता के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो यहां पे शुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल्स भी किस में आते हैं? वर्ब में। सक्सेस मीन सफलता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्रुप है जंबल वर्ड्स का, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट इन। तो देखिए इसका राइट ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट होगा यहां पे इट इज गुड टू गेट अप अर्ली। यहां पे गेट तो दे रखा है लेकिन अप नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे आपको अप भी लेना है। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय जल्दी जागना अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब ये सेंटेंस भी पहले आ चुका है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा जो भी बनेगा इस ग्रुप से। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है? प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दो, राइट? अब नेक्स्ट जंबल वर्ड्स का ग्रुप देखते हैं क्या है? टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। अब यहां पे हमें देखना है सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट के लिए जो पॉसिबल वर्ड है वो है इट। जब हम विचार करते हैं कि अगर हम इस वर्ड को सब्जेक्ट बनाए, हमें खुद आइडिया होने लगता है कि इससे तो सेंटेंस आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो यहां पे जब हम विचार किए तो हमने पाया कि इट हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इट, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, यानी कि जल के बिना जीना असंभव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। अब जब हम इसकी रीऑर्डरिंग करेंगे तो हमें सब्जेक्ट लेना है द ताजमहल। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। द ताजमहल स्टैंड्स, यानी ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे आगरा में। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, राइट? अब यहां पे देखिए हम स्टैंड्स का मतलब क्या निकालें? स्थित है। आप सोच रहे होंगे सर स्टैंड मीन्स तो खड़ा होना होता है। तो सर की ये बात ध्यान रखें, शब्द एक अर्थ अनेक, और अलग अलग सेंटेंसेज में, अलग अलग वाक्यों में उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए, पेन फ्रॉम ए फॉर शी मार्केट द बॉट सिस्टर हर। अब यहां पे सब्जेक्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ले सकते हैं। चलो हर सिस्टर, ये सब्जेक्ट लेते हैं। हर सिस्टर बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट, लेकिन अब क्या रह गया? शी रह गया। इसका मतलब है ये जो अभी हमने सेंटेंस दिया वो रॉन्ग था, क्योंकि एक वर्ड तो आ ही नहीं पाया शी।
तो अब हम दूसरा सेंटेंस सोचते हैं। ऐसे आपको सोचना है, एक से ज्यादा ऑप्शंस के बारे में सोचना है। फाइनली आप जब सेंटेंस लिखें तो उसमें 3 चीजें ध्यान रखें। आपके सेंटेंस का सेंस क्लियर होना चाहिए, आपके सेंटेंस का टेंस पता होना चाहिए, और यह चेक करना है कि आपके सेंटेंस में वो सारे वर्ड आ गए हैं क्या जो आपको यहां पे दे रखे हैं जंबल वर्ड्स में, या नहीं। अगर एक भी वर्ड आपका नहीं आ पा रहा है, भले ही सेंटेंस राइट हो, उसका सेंस भी राइट हो, उसका टेंस भी राइट हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि आपको हर एक वर्ड को अपने सेंटेंस में लेना होता है। अब क्योंकि हमारा सी स्किप हो रहा था, नहीं आ रहा था हमारे सेंटेंस में, अब हमें ऐसा कोई सेंटेंस लेना है जिसमें सारे वर्ड्स आए। चलो सी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सी बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट फॉर हर सिस्टर। वेरी गुड, इसमें सारे वर्ड्स आ गए। सी बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट फॉर हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर के लिए बाजार से एक पेन खरीदा। तो कभी कभी ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि आपको सेंटेंस बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन पता लगा कोई वर्ड रह गया, तो आपको यह सोच के कि हमारा सेंटेंस तो राइट बना है, इसका टेंस भी हमें कंफर्म है, उसको आंसर नहीं बनाना है। आंसर वही माना जाएगा जिसमें सारे वर्ड्स अप्लाई होंगे। तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है, सी बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट फॉर हर सिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो पहले भी आ चुका है और हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यानी परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। 5 4 days मेडिसिन दे टेक रेगुलरली। अब यहां पर जब हम विचार करेंगे तो पाएंगे हमारा जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव होगा, यानी हमें वर्ब से स्टार्ट करना है। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। इसका हिंदी सेंस हुआ कि इस दवा को नियमित 5 दिनों तक लीजिए, राइट। उसके बाद स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही, उसके बाद वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, ही डिड नॉट, फिर वर्ब मेन वर्ब गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट देखिए, इट ए वॉज साइट फाइन सी टू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इट वॉज ए फाइन साइट टू सी, यानी यह दृश्य देखने के लिए बहुत सुंदर था। साइट मीन्स दृश्य, फाइन मीन्स बढ़िया, सुंदर। नेक्स्ट देखिए, जम्बल वर्ड्स क्या हैं, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर, वर्ब टॉट, ऑब्जेक्ट मी, फिर क्या आएगा, स्विमिंग। माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई। नेक्स्ट देखिए, एडवाइज ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही, वर्ब क्या होगा, एडवाइज, ही एडवाइज हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ही एडवाइज हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, यानी उसने अपने भाई को अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की सलाह दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स। अब जो सेंटेंस यहां बन सकता है वो क्या होगा, हमें पहले सब्जेक्ट देखना है, द सर्वेंट कुक्स, वर्ब लेना होगा हमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, प्रीपोजिशन फॉर, फिर उसके बाद अस। द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, यानी सर्वेंट यानी नौकर हमारे लिए खाना पकाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे की एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपकी बुक में वो रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जो सेंटेंसेस हमने किए हैं वही सेंटेंस रिपीट होके आ रहे हैं, तो आगे हमें नहीं करना है। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने कराई हैं उनसे आपको रीऑर्डरिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस मिली होगी। एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं, हमने आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए थे। हमने आपको पहला स्टेप ये बताया था कि जब भी कभी आप रीऑर्डरिंग के बाद अपना सेंटेंस क्रिएट करें तो सेंटेंस को फाइनल लिखने से पहले आपको उसका सेंस पता लगाना है कि उसका हिंदी सेंस क्या है। अगर हिंदी सेंस आपको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तभी आप अपना स्टेटमेंट रिटन करें। ओके, तो हिंदी सेंस पता लगाना, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो भी आपका सेंटेंस बना है रीऑर्डरिंग के बाद, उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर परफेक्ट है।
क्योंकि हर टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसी से हमें यह पता लगता है कि हमारे जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं वो सही क्रम में हैं या नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्रक्चर्स नहीं किए हैं या जिनको नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक, यानी कि 12 के 12 के 12 टेंसेज के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वन बाय वन। तो आप उन स्ट्रक्चर्स को, उन टॉपिक्स को जरूर करें, तब आपको ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा जो बना रीऑर्डरिंग के बाद वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें ये बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, और इसकी जानकारी तभी हो सकती है जब आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर पता हो। तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको स्ट्रक्चर्स जरूर मिलेंगे टॉपिक वाइज, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 हमने ये बताया कि जब आप रीऑर्डरिंग करते हैं तो आप ये जरूर चेक करें कि जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं जंबल वर्ड्स, वहां पे आप वर्ड्स को काउंट करें और फिर ये देखें कि जो आपने सेंटेंस क्रिएट किया है रीऑर्डरिंग के बाद, क्या उसमें वो सारे वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं जो आपको जंबल वर्ड्स में दे रखे हैं। मान लीजिए जंबल वर्ड्स में आपको 12 वर्ड्स दे रखे हैं और आपके सेंटेंस में केवल 11 वर्ड्स हैं, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, चाहे उसका सेंस राइट हो और टेंस भी राइट हो, यानी स्ट्रक्चर भी राइट हो, तब भी वो रॉन्ग माना जाएगा। आपको सारे वर्ड्स अप्लाई करने होते हैं। अगर 12 वर्ड्स दे रखे हैं तो 12 के 12 आपके सेंटेंस में आने चाहिए जो रीऑर्डरिंग के बाद आपने क्रिएट किया है। ओके, अब देखिए स्टेप नंबर 4 हमने ये बताया था कि आप जब कभी भी रीऑर्डरिंग कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग मोस्टली सब्जेक्ट से करते हैं और सब्जेक्ट में आपको यह देखना होता है कि उसका नंबर क्या है, और सब्जेक्ट का नंबर यानी नाउन नंबर, ये अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इसको भी हमारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। हमने ये टॉपिक दे रखा है नाउन नंबर, जहां पे हमने बहुत डिटेल के साथ बताया है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल। तो अब 4th स्टेप यही था कि आपको अपना सब्जेक्ट चेक करना है कि उसका नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी आपको पता लगेगा कि उस सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब क्या लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं जब आप रीऑर्डरिंग कर रहे होते हैं, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो ये जो रीऑर्डरिंग वाला जो टॉपिक है इसमें आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रीऑर्डरिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको यहां जो टिप्स दी गई हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। तो रीऑर्डरिंग की स्पेलिंग क्या होती है? REORDERING, रीऑर्डरिंग। ये वर्ड किससे बना है? ऑर्डर से। ओके, रीऑर्डरिंग मतलब शब्दों को दोबारा से सही क्रम में सेट करना। तो रीऑर्डरिंग वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आप चाहते हैं कि आप और अच्छा इंप्रूवमेंट पाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इंग्लिश फर्स्ट की आपकी बुक होती है उसमें बहुत सारे लेसन्स आपको दिए जाते हैं और अक्सर आपके लेसन्स आपको क्लास में टीच भी किए जाते हैं, उनका सेंस बताते हैं टीचर, फिर उसके बाद आप उनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये सब आपकी क्लास में जरूर होता होगा जहां भी जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी लेसन ले सकते हो, उस लेसन का एक पैराग्राफ फिक्स करना है। बहुत लॉन्ग नहीं, शॉर्ट पैराग्राफ, यानी 7 to 10 लाइंस के आसपास कोई पैराग्राफ अपने लेसन से आपने फिक्स किया। टेक्स्ट बुक में आप अपने पैराग्राफ को रीड करेंगे और जो आपकी नोटबुक है उसमें उस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, किसमें? हिंदी में। क्या समझे? आपको जो पैराग्राफ आपने बुक में फिक्स किया है उस पैराग्राफ को रीड करें ध्यान से, और केवल उतने ही पैराग्राफ का, यानी 7 to 10 लाइंस में, पूरा लेसन ट्रांसलेट करने को नहीं कह रहा हूं। आप उस पैराग्राफ की हिंदी निकालें, यानी उसका हिंदी ट्रांसलेशन दें अपनी नोटबुक में। इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस टू सेंटेंस हिंदी करने की आदत पड़ेगी और आपको पता लगेगा कि आप कहां अटकते हैं, कहां आपको प्रॉब्लम आती है। आपको यह भी पता लगेगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको सेंस नहीं पता, जिसकी वजह से आप उनकी हिंदी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको वोकैबुलरी की जो इंपॉर्टेंस है वो भी पता लगेगी। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो वहां भी आपको सोचना पड़ेगा कि इसका हिंदी सेंस क्या होगा। तो एक तो आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि एक पैराग्राफ डेली आप फिक्स करें अपने लेसन में, और फिर उस पैराग्राफ को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखें अपनी नोटबुक में, राइट। और आप उसे फिर अपने टीचर से चेक भी करा सकते हैं, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं या जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें कोई भी हेल्प हमारे से चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक चीज और करनी है कि जब आप उस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं अपनी बुक में, राइट, उसी पैराग्राफ को जिस पैराग्राफ की आपने हिंदी दी है अपनी नोटबुक में, तो जब आप उस पैराग्राफ को अपनी जो बुक है उसमें रीड कर रहे हैं तो आप क्या करें, हर सेंटेंस में आप पेंसिल से क्या अंडरलाइन करें, एसवीओ। एसवीओ मतलब आपको हर सेंटेंस में यह अंडरलाइन करना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें वर्ब क्या है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, OBJECT। यानी उस पैराग्राफ में, जो कि एक शॉर्ट पैराग्राफ है जिसमें केवल 7 to 10 लाइंस हैं, उस पैराग्राफ की पहले आपने हिंदी निकाल ली, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। अब उसी पैराग्राफ की एक एक लाइन आप पढ़ें अपनी बुक में और उसमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसके नीचे अंडरलाइन करके एस लिखें, उसमें वर्ब क्या है उसमें उसको अंडरलाइन करके वी लिखें और ऑब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करके ओ लिखें। इससे क्या होगा, आपको ये पता लगाने की आदत पड़ेगी, आप ये चेक करना सीख जाएंगे कि हम अपने सेंटेंस को कैसे फिल्टर करते हैं। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं यानी जो उसके पार्ट्स हैं उनकी जानकारी नहीं होगी, जब तक आप अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना, उसको महसूस करना नहीं सीखेंगे, तो ये जो रीऑर्डरिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं इसमें थोड़ा आपसे गड़बड़ हो सकती है। जैसे जैसे आप ये हमारी टिप्स फॉलो करेंगे आपकी रीऑर्डरिंग में इंप्रूवमेंट 100% आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।